राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कपिल राणा कैरियर मेकर में। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं अगले केस के बारे में, जो कि संबंधित होगा आपका किस से वामन राव बनाम भारत संघ। तो इस केस पर हम चर्चा करेंगे और आप जैसे इस केस पर हम चर्चा करते हैं तो इसका जो टॉपिक है इस केस का, जो इसमें मुख्य प्रश्न बनता है, आधारभूत संरचना बनती है। आप जानते हैं केस मनन भारतीय मामले के बाद एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था जो कहलाता है आधारभूत संरचना का सिद्धांत या मूलभूत संरचना का सिद्धांत। लेकिन 1973 में केवल इतना ही फैसला दिया जाता है कि केवल न्यायालय ही निर्धारित करेगा कि मूलभूत संरचना क्या है या कितने सीमा है इसकी। तो इसी पर आपका इंद्रासानी केस भी आता है जिसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं था, लेकिन मिनर्वा मिल्स में भी जो केस हुआ उसमें भी कोई स्पष्ट नहीं था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत 1973 में दिया गया था इसको स्पष्ट करने का प्रयास इसमें किया गया। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया बताया गया, इसमें कहा गया, एक तो डेट बताई गई कि 24/4/1973 यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी वाद हो गए उन सभी पर ये लागू होगा, यानी कि इस डेट से पहले की विधियों पर ये लागू नहीं होगा। दूसरा, जिस विधि तक हनन होगा उस विधि तक उस कानून को शून्य घोषित किया जाएगा या अविधि मान्य घोषित किया जाएगा। तो तीसरा यहाँ पर कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है लेकिन आधारभूत संरचना में हनन किए बिना या आधारभूत संरचना को हानि पहुंचाए बिना। तो ये तीन चीजें यहाँ पर क्लियर कर देता है आपका सुप्रीम कोर्ट। चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं। चलिए तो आज के केस है आपका वामन राव बनाम भारत संघ। वामन राव बनाम भारत संघ, ये बात है आपकी 1981 की। तो दिख रहा होगा आपका ब्लैक हो। तो इसमें क्या हुआ, इस सिद्धांत इस केस का मुख्य प्रश्न था आधारभूत लक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट करना। तो इस वाद में क्या किया गया, इस वाद में किया गया आधारभूत लक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया। तो क्या था ये देख लेते हैं। इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। पहला जो पॉइंट बनता है वह होता है यह सिद्धांत उन कानूनों पर लागू होगा, उन कानूनों या विधि लागू होगा जो 24 अप्रैल 1973 के बाद पारित हुए। दूसरा पॉइंट कहता है प्रत्येक मामले में न्यायालय यह विचार करेगा कि क्या संशोधन संविधान के आधारभूत लक्षण का हनन करता है। यदि उत्तर हाँ है तो उस
संशोधन को उसी सीमा तक यह विधि मान्य घोषित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है आधारभूत लक्षणों का हनन किए बिना आधारभूत लक्षणों का हनन किए बिना संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तो 3 पॉइंट है यहाँ पर। ये तीनों पॉइंट हालांकि आपको पहले से ही ज्ञात है, इनके बारे में ज्यादा बताने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ये क्लास लगी है तो उसमें चर्चा कर ही लेते हैं। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन स्पष्टता के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बात करें सिद्धांत, सबसे पहले तो सिद्धांत ये 24 अप्रैल जो डेट निर्धारित की गई, ये क्यों की गई? ये इसलिए की गई क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती वाद का फैसला आया था। क्योंकि कुछ है ना, एग्जाम में इस प्रकार की क्वेश्चन मिला है कि केशवानंद भारती वाद के फैसले के दिन से कौन सा सिद्धांत प्रभावी होता है या कौन सी विधियों पर लागू होता है। यानी कि केशवानंद भारती वाद का जो फैसला आया था वो आया था 24 अप्रैल 1973 में, और उसी दिन से ये प्रभावी हो जाता है आने वाली विधियों के लिए। हालांकि 24 अप्रैल से पहले जो विधि बन चुकी थी उसके लिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप सभी जानते हैं 368 में या इसके पहले संविधान संशोधन में भी स्पष्ट किया गया है न्यायालय के द्वारा कि कोई भी मौलिक अधिकार यदि कोई बनाता है, जैसे आर्टिकल 13 में पढ़ा था आपको याद होगा, आर्टिकल 13 में भूतलक्षी प्रभाव होता है। तो उसमें कहा गया था कि कोई भी संशोधन अगर किया जाता है वह भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज कानून बनाया आपका 2023 में और उसे लागू कर दिया जाए 2020 से, तो भाग 3 में ऐसा संभव नहीं है। यानी कि आने वाली डेट से ही लागू किए जाएंगे। हालांकि संसद के पास अन्य भागों में 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। कोई भी कानून को प्रभावी करने के लिए 2 प्रकार के ऑप्शन सरकार के पास रहते हैं। इस प्रकार आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था उसका क्राइटेरिया 2014 रखा गया। जो 2019 में नागरिकता संशोधन बिल पास किया सरकार ने, उसका क्राइटेरिया 2014 की डेट से प्रभावी किया गया। लेकिन वही अगर हम बात करें एक भाग 3 में, यदि भाग 3 में हालांकि अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अगर भाग 3 में संशोधन हो जाता है और उसको प्रभावी किया जाएगा तो आने वाली डेट से, ऐसा नहीं है 2023 के बजाय वो 2014 से प्रभावी हो जाए। तो आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ चुके होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसी आर्टिकल 13 का यूज करते हुए आपका पहला जो पॉइंट दिया गया, आर्टिकल 13 के आधार पर, आर्टिकल 13 के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। और ये केवल भाग 3 को ही स्पष्ट करता है। केवल भाग 3 में ही यहाँ पर सीमित किया जाता है कि आप भूतलक्षी प्रभाव या भूतलक्षी डेट से नहीं जा सकते। तो आप समझ गए होंगे सीधा ये जो पॉइंट दिया गया ये आर्टिकल 13 को केंद्र बनाकर दिया गया। वही दूसरा पॉइंट क्या निकलता है, प्रत्येक मामले में न्यायालय यह विचार करेगा कि क्या संशोधन भूतलक्षी
प्रभाव का हनन करता है, यानी कि हनन करता है, या सीमित भी लिख सकते हैं आप इसे, सीमित करता हो या क्षय करता हो। तो किसी प्रकार से भी अगर वो कटौती कर रहा है, सीधा सीधा कटौती से संबंधित है, ये आप समझ सकते हैं। ये सीधा सीधा फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों के में कटौती से संबंधित है। तो और यदि मौलिक अधिकारों में कटौती की जाती है तो उसके लिए किसकी जांच की जाएगी? इसके लिए जांच आपकी की जाती है मूलभूत संरचना की। और यदि मूलभूत संरचना का हनन है, हनन हो रहा है, तो उसी सीमा तक अविधिमान्य होगा। तो आर्टिकल दूसरा क्या कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं। जैसे आर्टिकल 13 में हमने दो सिद्धांत और पढ़े थे, एक तो बोधलक्षी प्रभाव जो पहले पॉइंट में हमें यहाँ पर झलक आ गया, दूसरा आर्टिकल 13 में एक आपने पढ़ा था आच्छादन का सिद्धांत और एक पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो वो दोनों प्रभाव आपका देखने को मिलता है और इसमें दूसरे पॉइंट में इस बात के, यानी कि आर्टिकल 13 का एक सिद्धांत है, ऊपर लिख देते हैं। यह सिद्धांत है आपका आच्छादन का सिद्धांत, दूसरा पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो दोनों सिद्धांतों से मिलकर बना है आपका ये आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता। आर्टिकल 13 में हम पढ़ा चुके हैं, हालांकि मोटा तौर पे अगर आप समझना चाहे, आच्छादन होता है ढकने वाला, यानी कि वह हिस्सा जो मौलिक अधिकार को ढकेगा उसको निरस्त या विधिमान्य है। पृथक्करणीयता का होता है आच्छादन का मतलब पूरा पूरा ढक लेगा। ऐसा कानून अगर बन जाता है जो पूरे पूरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन वो करेगा, लेकिन वो तो आच्छादन आ जाएगा। पृथक्करणीयता अलग करने का, यानी कि केवल वो हिस्सा जो मौलिक अधिकारों को ढक लेता है, यानी कि मौलिक अधिकार को निकाल देता है। जैसे आप सभी जानते हैं हमारे पास आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इनमें से किसी एक का भी हनन करेगा तो वो पृथक्करणीयता, लेकिन सारों का हनन करेगा आच्छादन हो जाएगा। तो इन दोनों सिद्धांतों से मिलकर बनता है दूसरा पॉइंट। तो इसी प्रकार अविधिमान्य घोषित किया जाएगा। तीसरा, आधारभूत लक्षणों का हनन किए बिना संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तीसरा पॉइंट ये भी दिया गया, और ये आपका केशवानंद भारतीवाद में भी आया था। यही बात केशवानंद भारती मामले में भी कही गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे केवल यहाँ पर कोई नई चीज निकल कर नहीं आई है इस केस में। अगर हम इस केस का एनालिसिस करें, यानी कि इस केस की अगर हम व्याख्या करें, तो इस केस में कोई नई चीज निकल कर सामने नहीं आई है, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चुका है। उन्हीं आधारों पर ये तथ्य यहाँ पर बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसा कि आर्टिकल पहले पॉइंट में किसका यूज किया गया पहले, और दूसरे पॉइंट में आर्टिकल 13 से निकलने वाले सिद्धांतों का। जैसे हमने बताया था आर्टिकल 13 से 5 प्रकार के सिद्धांत निकलते हैं, वो आर्टिकल 13 संपूर्ण विस्तृत जानकारी हम उसकी दे चुके हैं। जो बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है वो वापस प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विश्लेषण आर्टिकल 13 का वहां पर किया गया है। वहीं अगर हम मोटे तौर पर बात करें, आर्टिकल 13 यहाँ पर पहले में जो जिस बोधलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा, पहले सिद्धांत का यूज किया गया। दूसरा, दो सिद्धांतों से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में किसने सहारा लिया है, दो सिद्धांतों का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा लिया गया है। एक पृथक्करणीयता का सिद्धांत, एक आच्छादन का सिद्धांत। यानी कि जहां पर भी ये दोनों सिद्धांतों का हनन होता है वह उसी विधि तक या उसी सीमा तक अविधिमान्य घोषित किया जाएगा, आर्टिकल 13 कहता है।
और यही बात सेम टू सेम डिक्टो कह दी आपके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर। तीसरा जो कि केशवानंद भारती मामले में भी कहा गया था कि संसद को शक्ति तो है संशोधन की, लेकिन केवल मूलभूत संरचना का हनन किए बिना। यानी कि इस प्रकार अगर हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करें, ये आपका भाग 3 है, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, ये मूलभूत संरचना। तो संसद यहां पर तो संशोधन कर सकती है, यहां पर तो क्या है, संशोधन हो सकता है, संशोधन यस। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर संशोधन नो। यानी कि वे भावना जो संविधान की मूल भावना की भाग 3 के अंतर्निहित वे भावनाएं जो मूल संविधान का हिस्सा थी, वहां पर संशोधन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए संविधान की रक्षा करने के लिए मूलभूत संरचना का सिद्धांत यहाँ पर पारित किया गया, ताकि संसद अपने मनमाने तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों को परिवर्तनीय न कर दे या उनको घटा बढ़ा अपनी मन मर्जी के मुताबिक न कर सके। हालांकि मूलभूत संरचना आगे आने वाले वादों में और भी स्पष्ट आपको हो जाएगी, लेकिन एक चीज समझिए, अब तक का सबसे विवादित चीज यही रही है। 1973 के बाद इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया गया, केवल इन्हीं फैसलों को दोहराया गया 1973 के बाद। हालांकि केशवानंद भारती वाद का जैसे मैं पढ़ा रहा था, उसका यहाँ पर काफी विवेचना भी की गई, उसके द्वारा संसद के द्वारा एक ये इस तरह के बयान भी निकल कर सामने आए थे कि संशोधन की शक्ति के ऊपर, मतलब इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के तंज यहाँ पर कैसे गए थे कि संविधान के अभिभावक ही संविधान से ऊपर होकर बैठ गए हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर गाइडलाइन काफी महत्वपूर्ण रही, जिसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षण हो चुका है। यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देने का कार्य आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर करता है। आर्टिकल 13 के मतलब इसके तहत भाग 3 के तहत संविधान के भाग 3 के तहत संविधान द्वारा इसे संरक्षण दिया गया। संविधान में संरक्षण है जो मिलता है आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन यहाँ पर आर्टिकल 32, जो कि आप आने वाले समय में पढ़ेंगे, संविधान में न्यायालय को शक्ति दी गई है कि आप मौलिक अधिकारों का रक्षण कीजिए। तो उसी का पालन करते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत का पालन कर देता है आधारभूत लक्षण। केवल संशोधन की शक्ति, जैसे ही संसद के पास असीमित शक्ति आई थी संशोधन की, और जहां तक मैं अपना तर्क लगा पा रहा हूं इस फैसले के पीछे, तो ये फैसला केवल इसी आधार पर दिया गया होगा क्योंकि संसद ने घोषणा की थी कि उसके पास संशोधन की असीमित शक्ति है। लेकिन असीमित शक्ति के कारण संशोधन करके इसमें जो संसद है वो सभी अधिकारों को परिवर्तनशील भी कर सकती थी या इनको में कटौती घटा बढ़ा सकती थी अपनी मनमर्जी के मुताबिक। तो उन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए संविधान न्यायालय ने संविधान की मूल भावनाओं को बचा लिया। अगर कि हमारी मूल भावना बच जाएगी तो परिवर्तन में मनमाना परिवर्तन भी हम रोक पाएंगे। तो ये इसी आधार पर न्यायालय ने यहाँ पर फैसला दिया। आई होप इस केस को आप सही प्रकार से समझ गए होंगे, या मेरे द्वारा इसको समझा पाने में मैं आपको सफल हो पाया हूँगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।